So we'll start with a quick recap as usual. जो हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक्स कवर किए थे उसका एक क्विक रिवीजन होगा. टुडे इट विल बी अ वेरी क्विक रिवीजन बिकॉज वी विल नॉट सी द डेरिवेशन अगेन. सिर्फ फॉर्मूला याद है कि नहीं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो आज का टॉपिक है उसके लिए आपको कल कम से कम जो हमने सेकेंड टॉपिक कवर किया था, अगर याद होगा, रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस, कम से कम उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो एनीवेज हमने कल मोस्टली 3 टॉपिक कवर किए थे. एक था, इफ यू रिमेंबर, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, है ना, कल किया था ना कवर. कौन सा एप्लीकेशन? प्रिज्म, बाइनोक्यूलर एंड पेरिस्कोप. उसके बाद हमने कल देखा था लैटरल डिस्प्लेसमेंट. डू यू रिमेंबर दिस? यस. लैटरल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a transparent glass slab, it is refracted twice at the two parallel surfaces. ये transparent glass slab है, तो when ray of light passes through, ये glass slab है, तो for example I draw normal here. This is normal drawn at the point of incidence. हमारे पास एक ray of light है, it is passing through a glass slab, transparent glass slab. It is refracted twice. It is refracted twice at the two plane surfaces. तो पहला रिफ्रैक्शन होगा पहले सरफेस पे, दूसरा होगा एट द सेकंड सरफेस. पहले सरफेस केस में रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. और इन केस ऑफ सेकंड सरफेस इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. और अगर ये स्लैब होता ही नहीं तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये सीधा सीधा जाता. इसका मतलब बिकॉज ऑफ द स्लैब सिर्फ जो रे है वो शिफ्ट हुआ, एंड द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन. तो अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से डबल रिफ्रैक्शन हुआ, ट्वाइस रिफ्रैक्शन हुआ. और डबल रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो एमर्जेंट रे है दैट गोज पैरेलल टू द इंसिडेंट डायरेक्शन, मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन. तो जो ओरिजिनल डायरेक्शन है और जो एमर्जेंट डायरेक्शन है, इसमें जो डिस्टेंस है उसको बोलते हो लैटरल शिफ्ट. डिनोट किया था हमने डी से. इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं, इसको पी बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं, इसको एन बोल देते हैं. एंड देन यू शुड रिमेंबर दिस वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस वाज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. और जो रिफ्रैक्टेड बीम है, रिफ्रैक्टेड बीम ओ एम इज रिफ्रैक्टेड बीम. ये जो रिफ्रैक्टेड बीम है ये जो एंगल बनाता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन, इसको बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. और जो ग्लास स्लैब है उसका थिकनेस कितना है? टी. तो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर लैटरल शिफ्ट डी वाज टी सेक आर साइन ऑफ आई माइनस आर. करेक्ट. तो सिर्फ एज आई टोल्ड यू, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता दूंगा. ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है. वी विल नॉट डिराइव दिस अगेन, तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में किया है. तो अगर आपको डेरिवेशन याद नहीं है तो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर. अगला टॉपिक था रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस. फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस. अगेन in this case I will not derive the formula again, I just mention the formula here, क्योंकि हमको अगले टॉपिक के लिए इसका फॉर्मूला लगने वाला है. तो पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. हमारे पास है सिंगल कर्व सरफेस. और बाय द वे हम लोग ये जो सरफेस ड्रॉ किया है ये कौन सा सरफेस है? कॉन्वेक्स. कौन सा है? मतलब ऐसा कैसा कॉन्वेक्स? तुम नॉर्मली ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हो तो तुम नॉर्मली लेफ्ट से देख रहे हो. तो जब तुम लेफ्ट से देख रहे हो तो सरफेस क्या है? कॉन्वेक्स. अगर मैं ऐसा देखता तो क्या होता? कॉनकेव. तो ये जो कर्व सरफेस है मैंने जनरल फॉर्मूला के लिए कॉन्वेक्स रखा है. हम इसको कॉनकेव भी ले सकते हैं. वी कैन हैव सच अ सरफेस आल्सो. ऐसा भी होता है और हो सकता है. तो जब हमने बोला रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस, तो सरफेस कैन बी ईदर कॉन्वेक्स और इट कैन बी कॉनकेव. लेकिन जनरल फॉर्मूला डिराइव करते वक्त हमने क्या रखा है? कॉन्वेक्स रखा है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो कॉनकेव के लिए एप्लीकेबल नहीं है. वो एप्लीकेबल है विद स्मॉल चेंजेस. वो बाद में देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब. बट कैन यू प्लीज क्लोज द विंडो? इट इज ओपन. थैंक यू. तो thank you. So if you remember, this is principal axis
ये प्रिंसिपल एक्सिस है, देन दिस इज पोल। अब तक मैंने ऑप्टिक सेंटर वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि ऑप्टिक सेंटर इज स्ट्रिक्टली फॉर लेंस, अब तक लेंस नहीं है ये, दिस इज रिफ्लेक्शन सिंगल कर्व सरफेस। और ये कर्व सरफेस का जो सेंटर होगा वो राइट साइड में जाएगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था विच वॉज केप्ट एट दिस पॉइंट O। अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज हर डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ से भी रेज विल गो इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो OP डायरेक्शन में रेज आएगा, इट विल नॉट बेंड, इट विल गो अनडेविएटेड, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। फिर दूसरा कोई रे ले लिया मैंने, लेटर से OD। ये जो OD रे है, बाय द वे इस कर्व सरफेस को भी नाम दिया था APB, बोला था मैंने इसको, दिस कर्व सरफेस इज नेम्ड एज APB। ये जो दूसरा रे है OD, दिस रे OD इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये हो गया नॉर्मल। और मैंने कल आपको बताया था कि जो नॉर्मल है ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो रे है, कौन सा रे है, OD, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और बेंड होने के बाद ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं जाके मीट करेगा, वहां पे बन जाएगा इमेज आई। अब थोड़ा सा एंगल्स क्या क्या इन्वॉल्व थे वो भी देख लेते हैं। तो यू शुड रिमेंबर कि ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था I, ये जो एंगल है ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, था ना R, यस R था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यस। इसको बोला था हमने अल्फा, इसको बोला था हमने बीटा, और इसको बोला था डेल्टा। फिर O से P तक जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, P से C तक जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और P से I जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस है V। करेक्ट, गुड, पक्का। तो इतना डायग्राम था। अब ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा है वो मीडियम 1 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इमेज जिस मीडियम में बना वो मीडियम 2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो इफ यू रिमेंबर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस का जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था, याद कैसे रखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बना, मीडियम 2 में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कौन, μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस दैट इज V माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फर्स्ट मीडियम में, μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय R। तो यह था रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला, राइट। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट सेशन। नाउ विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेंस मेकर इक्वेशन। तो आज का पहला टॉपिक है लेंस मेकर इक्वेशन। नाम में ही है लेंस मेकर्स इक्वेशन, तो जो लोग लेंस बनाते हैं उनको ये इक्वेशन काम में आता है। और बाय द वे इफ यू रिमेंबर, मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि मैं बार बार आपको इस वाले टी डायग्राम पे बार बार लेके जाऊंगा। रिफ्रैक्शन में हमने देखा रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, फिर देखा फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस, के बाद क्या है, लेंसेस। तो नाउ वी विल स्टडी रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, और लेंस मतलब डबल कर्व सरफेस होता है। तो ये जो लेंस मेकर इक्वेशन है दैट इज एक्चुअली रिफ्रैक्शन फ्रॉम डबल कर्व सरफेस या फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। तो लेंस मेकर इक्वेशन इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। तो अगेन लेंस मेकर इक्वेशन आई आल्सो टोल्ड यू मे बी यस्टरडे और बिफोर दैट, अभी याद नहीं मेरे को, मैंने आपको बताया था आप में से जितने भी लोगों का चश्मे का नंबर माइनस है, नेगेटिव, यू आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस, है ना, पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, क्लियर, राइट। और उसमें भी अलग अलग पावर के लेंस होते हैं, किसी का -1 होगा, किसी का -2 होगा, किसी का -2.5 होगा, किसी का -1.5 होगा। तो जो लेंस बनाता है आपके लिए, आप तो सिर्फ जाते हो चेकअप करा के, कार्ड डॉक्टर बना के देता है, आप देख के आ जाते हो, फिर वो बोलता है कि हाँ 3 घंटे में आओ या कल आओ, रेडी हो जाएगा। बट इट गोज टू समवन हु विल मेक द लेंस फॉर यू। तो अभी वो जो पावर है -1, -1.5, -2, -2.5 या -3 जो भी होगा, हाउ दे नो कि कितना पावर बनाना है, तो बेसिकली दे एडजस्ट द कर्वेचर। तो थोड़ा सा ज़्यादा कर्व, कम कर्व,
तो वो जो इक्वेशन यूज करते हैं उसको बोलते हो लेंस मेकर इक्वेशन। गुड। अभी उनको साइंस इतना नहीं पता, बट थ्रू प्रैक्टिस दे नो कि -2 मतलब इतना कर्वेचर, -2.5 मतलब उतना कर्वेचर। तो एनीवेज, तो ये हम लोग यहाँ पे अभी लेंस मेकर इक्वेशन देखने वाले हैं। तो लेंस मेकर इक्वेशन मतलब आपके पास एक लेंस है, तो सबसे पहले वी हैव अ लेंस, तो हमारे पास एक लेंस है। सो कंसिडर, अभी मैं लिखने नहीं वाला, आई विल नॉट राइट डाउन अ लॉट ऑफ थ्योरी, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट आई विल राइट डाउन। तो कंसिडर अ लेंस मेड अप ऑफ सम मटेरियल of refractive index mu2. तो mu2 is the refractive index of lens और यहाँ पे दो कर्व सरफेस है, दिस इज द फर्स्ट कर्व सरफेस, दिस इज द सेकेंड कर्व सरफेस। और अभी मैंने आपको बोला था कि जब तक लेंस नहीं आता तब तक मैं ऑप्टिक सेंटर वर्ड यूज नहीं करूंगा, अब करूंगा क्योंकि ये है ऑप्टिक सेंटर। द ज्योमेट्रिकल सेंटर और द मिड पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिक सेंटर, इसको ओ नाम देते हैं। सम नेम ओ नहीं देना तो कुछ और बोल दो, लेट अस से व्हाटएवर इट इज, तो एक ऑप्टिक सेंटर है। देन यू शुड नो अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिक सेंटर इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देन क्योंकि यहाँ पे दो कर्व सरफेस है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर वो आएगा यहाँ पे C1, तो C1 इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। और जो दूसरा सरफेस है C2, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा C2। गुड। तो C2 इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। जो पहला सरफेस है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ऑप्टिक सेंटर से C1 तक का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे R1। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। और C2 से ऑप्टिक सेंटर का डिस्टेंस को बोल देंगे R2। R2 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। बाय द वे याद रखना, इसका पहले सरफेस का सेंटर कहाँ पे आ रहा है, राइट में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 विल बी पॉजिटिव। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब, अभी नहीं, अभी जैसा बता रहा हूँ वैसा ही डिराइव होगा। और जो सेकेंड सरफेस है, सेकेंड सरफेस उसका सेंटर कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, R2 नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंसेस टू द राइट आर पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट आर नेगेटिव। यहाँ ध्यान दो, तो R1 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 is radius of curvature of first surface. Similarly, R2 is radius of curvature of second surface. तो एज आई टोल्ड यू, जितना जरूरत पड़ेगी उतना ही मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा, बाकी मैं कुछ लिखने वाला ज़्यादा हूँ नहीं यहाँ पे, ऑफ सेकेंड सरफेस। एंड इट इज ओके दैट इफ यू ऑल्सो डू द सेम इन एग्जाम। हाँ, लेकिन पैरामीटर क्या क्या है वो एक्सप्लेन कर देना, ये बता देना कि हमारे पास एक लेंस है, कंसीडर लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2। देन क्योंकि दो सरफेस है तो C1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, C2 इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस, R1 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस एंड R2 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। और जो लेंस के बाजू में जो मीडियम है, नॉर्मली हम लोग लेंस यूज करते हैं, तो हमारे इस लेंस के आजू बाजू में नॉर्मली एयर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग लेंस चश्मे के लिए यूज करेंगे। देयर आर डिफरेंट पर्पस वेयर यू कैन यूज लेंस। तो लेंस के सराउंडिंग में एयर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो सराउंडिंग में जो भी होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, mu1, और दोनों साइड पे mu1। एक जेईई नीट में क्वेश्चन आया है कई बार, वो बोलता है जो ऑब्जेक्ट स्पेस है, ऑब्जेक्ट स्पेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेस, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ पे एयर है, और इमेज स्पेस जहाँ पे इमेज बना है वहाँ पे वाटर है। तो उस केस में मैं mu1 नहीं लिख सकता हूँ, उस केस में यहाँ पे कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। लेकिन फिलहाल इक्वेशन को सिंपल रखने के लिए मैंने बोल दिया कि लेंस के सराउंडिंग मीडियम में, लेंस को सराउंडिंग जो भी मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, mu1। इसका मतलब लेंस के दोनों साइड पे कौन है, सेम मीडियम है, कौन है, सेम मीडियम। तो mu1 क्या है, mu1 is the refractive index of surrounding medium, refractive index of
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है क्या? अब तो डेरिवेशन स्टार्ट ही नहीं किया। आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू हैव अ लेंस with refractive index mu2. C1 is the center of curvature of first surface, C2 is the center of curvature of second surface, R1 is radius of curvature of first surface and R2 is radius of second surface. And I am telling you that कि जो surrounding है लेंस का, वहाँ पे जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? mu1। क्या है? mu1। गुड। देन अब इसके आगे डेरिवेशन स्टार्ट होगा। नाउ इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट, लेट अस कीप एन ऑब्जेक्ट समवेयर। फिलहाल तो कहीं रख देंगे, कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी दिखा सकता हूँ मैं। फिलहाल के लिए इसको यहाँ दिखाता हूँ, ओ पे। तो ओ इज ऑब्जेक्ट। अब जो रे होगा, लेट अस से ओ ए, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ। ये जो रे ओ है, इट गोज अनडेविएटेड, वाई? Why? Because angle of incidence is 0। तो अभी एज अ रूल याद रखना, जो भी रे रिफ्रैक्शन के केस में, सिंगल सर्फेस केस में, जो भी रे पोल से पास हो वो रिफ्रैक्ट होता नहीं है, अनडिवेटेड होता है। और लेंस के केस में जो भी रे ऑप्टिक सेंटर से पास हो वो रिफ्रैक्ट होता नहीं है, इट गोज स्ट्रेट। पक्का? गुड। देन इसको छोड़ के कोई और रे होगा, सम रे। अभी मुझे याद नहीं है, मैंने नोट्स में क्या दिए है, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है ये जो रे था इसको ओ ए बोला है। ठीक है, डजंट नॉट मैटर रियली, ठीक है, कोई बात नहीं। गुड। देन अब द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम? रेयर टू डेंसर। तो एट द फर्स्ट सरफेस ये पहली बार रिफ्रैक्शन होगा। एट द फर्स्ट सरफेस द रे ऑफ लाइट undergoes refraction for the first time, और क्योंकि it is going from rarer to denser, it bends towards normal। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज नॉर्मल, और यहाँ पे it will bend towards normal। तो it will bend in the direction of AB। तो AB है रिफ्रैक्टेड रे। क्या है ये? रिफ्रैक्टेड रे। सही है। अब अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो ये रे सीधा जाता। अगर नहीं होता तो डायग्राम छोटा पड़ जाएगा मेरे को। एनीवेज कोई बात नहीं, आई विल जस्ट एक्सटेंड, गिव मी अ मिनट, आई नीड मोर स्पेस फॉर दिस डायग्राम। तो ऐसा है, कि अगर सेकेंड सरफेस अगर नहीं होता तो ये रे कैसा जाता? सीधा। और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे भी जाके मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे एक इमेज बन जाता, और उस इमेज को हम बोल देंगे आई डैश। क्या बोल देंगे? तो नोट्स में वो करेक्शन है, नोट्स में इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आई लिखा है, वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आई नहीं है, वो आई डैश है। क्या है वो? आई डैश। हाँ, तो नोट्स में जहां पे भी इन्वर्टेड कॉमा के अंडर आई लिखा है वो आई डैश है। पक्का श्योर? चलो यहाँ ध्यान दो। तो अभी तक की स्टोरी क्या है? अभी तक की स्टोरी ऐसी है, एक लेंस है, एक ऑब्जेक्ट है ओ पे, और आपको पता होना चाहिए ऑप्टिक सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को तुम बोलते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ओ इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहां से जो रेज निकल रहे हैं उसमें से जो रे ऑप्टिक सेंटर से पास हो रहा है, इट गोज स्ट्रेट एंड डेविएटेड। देयर इज अनदर रे OA, दिस रे OA is going from rarer medium to denser medium, so it is refracted in the direction of AB। अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो ये रे सीधा जाता, और कहाँ जाके इंटरसेक्ट करता? आई डैश पे। मतलब इमेज कहाँ बन जाता? आई डैश पे बन जाता, बनेगा नहीं, बन जाता। इसको बोल देंगे वी डैश। क्या बोल देंगे? वी डैश। लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी सेकेंड सरफेस है कि नहीं है? तो सेकेंड सरफेस पे वापस क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। लेकिन सेकेंड सरफेस पे रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम?
denser to rarer, so it bends away from normal. ऐसा नहीं ना? हाँ, इधर यहाँ पे तो द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट आई, और ये जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस है ऑप्टिक सेंटर से, ये है इमेज डिस्टेंस v. यहाँ तक क्लियर? गुड. ऑब्जेक्ट O से रे निकला OA, वो पहले सरफेस पे गया, रिफ्रैक्ट हुआ, द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इट गोज इन डायरेक्शन ऑफ AB. अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो ये सीधा सीधा जाता, और सीधा सीधा जाता तो कहाँ पे जाके मीट होगा? I डैश पे. तो I डैश पे इमेज बनना चाहिए था, तो I डैश का डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से कितना है? V डैश. तो रे ऐसा जाना चाहिए था इन एब्सेंस ऑफ सेकंड सरफेस, लेकिन सेकंड सरफेस होने की वजह से सेकंड सरफेस में वापस रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन सेकंड सरफेस में लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड बिकॉज ऑफ दिस द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट I, which is the distance of V from optic center. यहाँ तक क्लियर? पक्का याद रहेगा? श्योर श्योर 100%. अब हमको यहाँ पे वो जो रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस का तुमने फॉर्मूला सीखा था, हमने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है, ये रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस है, इसको 2 बार यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है, एक बार पहले कर्व सरफेस से और एक बार दूसरे कर्व सरफेस से. तो मैं काम करता हूँ, इसको 2 केसेस में डिवाइड कर देता हूँ, तो तुमको आसान जाएगा टू रिमेंबर हाउ टू डिराइव. सो फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन at first surface, refraction at first surface, or refraction at second surface, refraction at first surface, refraction at second surface, at second surface. गुड. अब थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान दो, तुम ध्यान दे ही रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से दो. अगर मैं पहले सरफेस की बात कर रहा हूं, मतलब मैं सेकंड सरफेस को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, और अगर मैं सेकंड सरफेस को नेग्लेक्ट कर रहा हूं मतलब मैं ऐसा मान रहा हूं कि सेकंड सरफेस है ही नहीं, और अगर सेकंड सरफेस नहीं है तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस. मतलब पहले सरफेस के बाद पूरा का पूरा कौन है? मीडियम 2 है. कौन है? मीडियम 2 है. इसका मतलब है जो I डैश इमेज बनना चाहिए था इन एब्सेंस ऑफ सेकंड सरफेस, वो कहाँ बनता? थोड़ा अच्छे सोचो. लेंस के पास 2 सरफेस है कि नहीं? 1 and 2. मैंने बोला कि मुझे पहले देखना है रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस. जब मैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस देख रहा हूँ तो मैं सेकंड सरफेस को निग्लेक्ट कर रहा हूँ, और अगर सेकंड सरफेस को निग्लेक्ट किया तो जो रे AB है वो वापस से रिफ्रैक्ट होगा क्या? नहीं होगा, वो सीधा जाएगा. कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे I डैश पॉइंट पे. मतलब इमेज कहाँ बना? और सेकंड सरफेस अगर नहीं है तो ये पूरा का पूरा मीडियम कौन है? सेकंड मीडियम है. तो इमेज कहाँ बना? सेकंड मीडियम में. कहाँ बना? सेकंड मीडियम में. कहाँ बना? सेकंड मीडियम में. ठीक है, तो याद रखना. आपने बोला, मैंने नहीं बोला. तो व्हेन यू से रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, मतलब यू आर टेलिंग मी सेकंड सरफेस इज निग्लेक्टेड. सेकंड सरफेस इज निग्लेक्टेड एज इफ इट इज नॉट देयर, है ही नहीं वहां पे. बराबर. तो अगर सेकंड सरफेस नहीं है तो इट बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस. क्या था फॉर्मूला? नहीं, मुझे μ2/v नहीं सुनना है, जैसे मैंने बताया था वैसा. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म. तो सेकंड सरफेस अगर नहीं होता तो सेकंड मीडियम में इमेज बनता, मतलब μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस. व्हाट विल बी द इमेज डिस्टेंस इफ सेकंड सरफेस इज मिसिंग? v डैश minus refractive index of object where refractive index of medium where object is kept. Object first medium में था μ1 upon object distance u equals to μ2 minus μ1 by r1, क्योंकि पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन देख रहे हो तो पहले सरफेस का रेडियस कितना है? r1. कितना है? r1. कितना है? r1. राइट. पक्का. तो ये एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1. अब याद रखना, इस इक्वेशन को भूलना नहीं. अब हम लोग बात करते हैं सेकंड सरफेस की. बराबर. पक्का. तो जब तुम सेकंड सरफेस की बात कर रहे हो तो फर्स्ट सरफेस इज निग्लेक्टेड. अब तुम पहले सरफेस को भूल जाओ.
इज निग्लेक्टेड। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बट इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट, इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, एग्री, बट नॉट डिफिकल्ट रियली। हो गया यहाँ तक। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि पहला सरफेस है ही नहीं, सिर्फ सेकेंड सरफेस है, करेक्ट, तो जो पहले सरफेस ने इमेज बनाया था वो बन जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए? सेकंड के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट? आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल? जो होता नहीं है लेकिन वो दिखता है, राइट? अपरेंट इज वर्चुअल। जो पहले सरफेस ने इमेज बनाया वो सेकंड सरफेस के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? और अगर अगर पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया तब सेकंड सरफेस तुमने अज्यूम किया था क्या? नहीं। तो जो पहले सरफेस ने इमेज बनाया वो कौन से मीडियम में था? सेकंड। तो सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मीडियम में है? मैं बोला ना कंफ्यूज होता है, तो मत हो कंफ्यूज, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। मैं ये बोल रहा हूँ पहला सरफेस ऑब्जेक्ट, सेकंड सरफेस है क्या? नहीं है। तो इमेज कहाँ बना? कहाँ बना? मीडियम के अंदर, मतलब सेकंड मीडियम में बना। यस और नो? मैंने बोला कि ये जो पहले सरफेस ने इमेज बनाया ये सेकंड सरफेस के लिए क्या है? तो पहले सरफेस का इमेज कौन से मीडियम में बना था? सेकंड मीडियम में, राइट? तो ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट है किसके लिए? सेकंड सरफेस के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है? कौन से मीडियम में है? सेकंड में। कौन से मीडियम में है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या यूज होगा? μ2। क्या यूज होगा? और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या यूज होगा? v डैश। क्या यूज होगा? वेरी गुड, पक्का, राइट, बराबर। और ये जो आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सेकंड सरफेस के लिए, उसका फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? आई। कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? आई। तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई, राइट, करेक्ट। लेकिन ये फाइनल इमेज कौन से मीडियम में बना? सेकंड नहीं, फर्स्ट मीडियम। कहाँ बना? क्योंकि फाइनल इमेज रियलिटी में कहाँ बना? बाहर, लेंस के बाहर। तो फाइनल इमेज कहाँ बना? μ1, फर्स्ट मीडियम में। और उसका डिस्टेंस कितना है? फाइनल डिस्टेंस कितना उसका? कितना है? v। कितना है? v। अभी मुझे वापस से बताओ, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म। तो सेकंड सरफेस के लिए इमेज बाहर बनाना अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट। सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में था? सेकंड मीडियम में। और डिस्टेंस क्या था? v डैश था। क्या ऐसा? यस। इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r। r कौन सा? r2। कौन सा r? r2। इक्वेशन नंबर 2। डोंट वरी, मैं रिपीट करूंगा ये। आई नो दिस इज लिटिल हैवी टॉपिक, थोड़ा सा बाउंसर जाता है, बट डजंट मैटर, वी विल लर्न हाउ टू टैकल बाउंसर्स आल्सो। तो इन दोनों को ऐड कर लो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लो। ऐड 1 and 2। तो when you add 1 and 2 you have μ2 by v dash minus μ1 by u plus μ1 by v minus μ2 by v dash। μ2 by v dash equals to क्या है ये? μ2 minus μ1 by r1 plus μ1 minus μ2 by r2। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो गया? ये और ये हो गया कैंसल। और ये जो μ1 बाई वी है और जो माइनस μ1 बाई यू, इसमें क्या कॉमन निकल गया? μ1। तो μ1 आ गया कॉमन। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अब μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस क्या है? प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r2। एक काम करता हूँ, इसमें से सेकेंड टर्म में से माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूँ। जब तुम माइनस साइन कॉमन निकालते हो तो जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बन जाता है। हो गया ऐसा? सिर्फ μ1 माइनस μ2 को μ2 माइनस μ1 लिख के नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉमन। तो μ1 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू क्या कॉमन आ गया? μ2 माइनस μ1 1 बाई r1 माइनस r2। गुड। अब इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू μ2
बाय म्यू वन माइनस म्यू वन बाय म्यू वन कितना हो गया, म्यू वन बाय म्यू वन कितना हो गया, वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। और एक छोटी सी गलती होती है, वापस यहाँ पे म्यू वन लिख देते हैं। अरे इधर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। वन नंबर इंटू अनदर नंबर इज वन नंबर, है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट एक नंबर बनता है ना, तो ये पूरा एक नंबर है, क्या है ये, सम नंबर, क्या है ये, सम नंबर। तो जब म्यू वन को तुम लाओगे तो तुम इस पूरे नंबर के साथ म्यू वन को डिवाइड कर रहे हो कि नहीं, हाँ, इस पूरे नंबर के साथ, तो इस पूरे नंबर के साथ बस ऐसा लिखना, वापस से म्यू वन नहीं कर देना, एक बार लिखा ना म्यू वन बहुत हो गया, नहीं तो फिर लिख देते हैं इधर भी म्यू वन उधर भी म्यू वन, मतलब तुम म्यू वन स्क्वायर लिख रहे हो, तो वैसा मत करो, कीप इट लाइक दिस, पक्का, श्योर, 100%। लक्ष्य असू द्या, पे अटेंशन हियर, एक सेकंड के लिए भी तुम्हारा ध्यान गया तो तुम गए, और ये गया तो ऑप्टिक्स का मेजर पार्ट गया, क्योंकि ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, म्यू टू बाय म्यू वन माइनस म्यू वन बाय म्यू वन इज वन, तो वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, पक्का। अब थोड़ा सा तुमको मैंने पहले ही बता दिया था, हमने जब मिरर स्फेरिकल मिरर का टेबल बनाया था, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का नेचर कहाँ क्या होगा, और मैंने तभी बताया था आपको कि जो टेबल तुम मिरर के लिए बना रहे हो वो ही टेबल लेंस के लिए है, सिर्फ डेफिनेशंस उल्टे हैं। रियल इमेज वहाँ पर जिसको रियल बोलते हो, यहाँ पे उसको वर्चुअल बोलते हो, डेफिनेशंस आर अदर वे अराउंड, बाकी टेबल इज सेम। तो मुझे बताओ, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, focus, very good। So if I say that object distance is infinity, image distance is focal length, सही है ना, पक्का, गुड। Therefore ये v की वैल्यू f और u की वैल्यू इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 बाय एफ इक्वल्स टू, बाय द वे इसको इक्वेशन नंबर भी दे देते हैं, काम में आएगा। तो 1 बाय एफ इक्वल्स टू, मतलब 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू, व्हाट इज u की वैल्यू, इंफिनिटी, इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, व्हाट इज वन अपॉन इंफिनिटी, जीरो, व्हाट इज वन अपॉन इंफिनिटी, जीरो, तो वन बाय इंफिनिटी जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, तो ये जो इक्वेशन बना, ये जो इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, लेंस मेकर इक्वेशन। सो इक्वेशन 2 is known as lens maker's equation, is known as lens maker's equation, बराबर। अब if you notice equation number 1 and 2, do you see right hand side of 1 and 2 are same, which means left hand side will also be same, so therefore from equation number 1 and 2 इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 बाय एफ, और उसका क्या है 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको, लेंस फॉर्मूला। मैंने बताया था आपको मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला मैंने बताया था, सेम लेंस के लिए आएगा, सिर्फ मिरर के केस में, सिर्फ मिरर के केस में इधर क्या लगता है प्लस, और लेंस के केस में माइनस, पक्का, गुड। अब नॉर्मली लेंस का जो सराउंडिंग मीडियम होता है वो एयर होता है नॉर्मली, मैंने अभी बोला, मैंने भी लेंस यूज किया है, लेंस है, दिस इज लेंस, राइट। तो सराउंडिंग में कौन है, एयर है, कौन है, एयर है। तो इफ द सराउंडिंग मीडियम इज एयर, इफ द सराउंडिंग मीडियम इज एयर और एयर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू वन, 1, तो देयरफॉर you will have 1 by f equals to, क्या था 1 by f, क्या था 1 by f, म्यू टू बाय म्यू वन, तो म्यू वन की वैल्यू कितनी है 1, 1 कितनी है 1, तो क्या लिखेंगे म्यू टू माइनस 1, 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू, डन, गुड। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, तो जिनका ध्यान नहीं था अभी ध्यान दो।
डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन ऑफ नॉट पेइंग अटेंशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो लेंस मेकर इक्वेशन कुछ और नहीं है, इट इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन फ्रॉम डबल कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम टू कर्व सरफेसेस। ये है लेंस, लेंस का जो भी मटेरियल होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ले लेंगे μ2, करेक्ट। एंड देन ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर। ये सरफेस 1 है, सरफेस 2। सरफेस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में आएगा C1 और सरफेस 2 का होगा लेफ्ट साइड में, दैट इज C2। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके तो ऑप्टिक सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और ये R2। अभी फिलहाल हमको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करने, लेकिन जब भी करने होंगे तो R1 विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव एंड R2 विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। बट कौन से लेंस के लिए? इसको बोलते हो बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाई। और याद रखना ये शुरुआत है, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। जेई नीट में जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें मैं 6 टाइप के लेंस लेने वाला हूँ। ये बाई कॉन्वेक्स है और ये इक्वी कॉन्वेक्स भी है। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब दोनों सरफेस का रेडियस सेम होना। तो मैं फिलहाल तो सेम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आगे आएगा। बाई कॉन्वेक्स आएगा, प्लानो कॉन्वेक्स आएगा, कॉन्केवो कॉन्वेक्स आएगा, डबल कॉन्वेक्स मतलब बाई कॉन्केव आएगा, प्लानो कॉन्केव आएगा और कॉन्केवो कॉन्वेक्स आएगा। तो 6 टाइप के लेंस आएंगे। कौन से 6? बाई कॉन्वेक्स से बाई कॉन्वेक्स है। प्लानो कॉन्वेक्स एक सरफेस प्लेन, एक कॉन्वेक्स। उसके बाद कॉन्वेक्सो कॉन्केव या फिर कॉन्केवो कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्केव, प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तो 6 टाइप के लेंस डिस्कस करने हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। तो ये अभी जो भी डेरिवेशन हो रहा है इट इज ओनली फॉर जनरल फॉर्मूला, रिमेंबर दिस। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है O पे। इस O पॉइंट ऑब्जेक्ट में से जो भी रे इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक सेंटर जाएगा इट विल गो अनडेविएटेड, विच मीन्स इट गो स्ट्रेट। तो उसकी बात ही नहीं करूंगा मैं अब। यू हैव अनदर रे OA which is traveling from rarer medium to denser medium, and since it is traveling from rarer to denser it bends कहाँ पे bends? Towards normal. तो it bends towards normal, it bends towards normal in the direction of AB. तो it bends in the direction of AB. अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो वो सीधा सीधा जाता, ओके, यहाँ पे जाता और यहाँ पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या बना देता? क्या बना देता? इमेज आई डैश। इसको आई नहीं बोला, आई डैश बोला क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं है। दिस इज सम इमेज फॉर्म बाय अ रे AB। अगर उसका सेकेंड रिफ्रैक्शन नहीं होता ना सेकेंड सरफेस से तो वो सीधा जाता और जाके इमेज वहां बना देता। तो आई डैश ये रियल मतलब ये फाइनल इमेज नहीं है, तो इसके डिस्टेंस को बोल दिया V डैश। और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ऑप्टिक सेंटर से मेजर करके उसको नाम दे दिया U। क्या नाम दे दिया? U। सही है? पक्का? लेकिन सेकेंड सरफेस है कि नहीं है? अरे है या नहीं है? है। तो ये जो रे है AB, ये इसका एक और बार रिफ्रैक्शन होगा। दिस टाइम इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये यहाँ पे कहीं पे आके इट विल फॉर्म द फाइनल इमेज I, एंड दिस डिस्टेंस इज फाइनल इमेज का डिस्टेंस विच इज V। तो इफ यू सी इन दिस केस रिफ्रैक्शन हुआ 2 सरफेस पे, एक पहले सरफेस से एक दूसरे सरफेस से। और अगर मैं इसको पहले सरफेस के लिए सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करना मतलब पहले सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाना। कौन सा फॉर्मूला लगाना? वही जो हमने कल सीखा था। कौन सा? रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस। तो मुझे अभी एक एक करके दोनों सरफेस के लिए वो सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो जब मैं पहले सरफेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस, तो मैं सेकेंड सरफेस को क्या कर रहा हूँ? निग्लेक्ट। क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? निग्लेक्ट। तो याद रखना आप। और जो सराउंडिंग मीडियम था वो कौन था? μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1।
सही है। तो जब तुम पहले सरफेस के लिए सॉल्व करते हो तो सेकंड सरफेस नहीं है, सेकंड सरफेस नहीं है मतलब आई डैश कहाँ बना, सेकंड मीडियम के अंदर बना। कहाँ बना, सेकंड मीडियम के अंदर। व्हाट वाज द फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड, दैट इज mu2 upon image distance, that is v dash, minus refractive index of object where of medium where object is kept, कहाँ रखा है mu1 में, upon object distance कितना है, और पहले सरफेस में बनाया तो mu2 minus mu1 by r1, इक्वेशन नंबर 1। पक्का। अभी थोड़ा टाइम के लिए पहले सरफेस को भूल जाओ, अब सेकेंड सरफेस की बात करते हैं। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश। द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, बराबर। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, आई डैश, राइट। और ये आई डैश का इमेज कहाँ बना, आई, ये फाइनल इमेज है, और फाइनल इमेज कौन से मीडियम में बना, फर्स्ट मीडियम में, राइट, करेक्ट। तो वापस वही फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेजेस फॉर्म, फाइनल इमेज कहाँ बना mu1 की mu2, mu1 अपॉन v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट वाज केप्ट। ये जो आई डैश था वो कौन से मीडियम में बना था, mu2, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, mu2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, v डैश, इक्वल्स टू mu1 माइनस mu2 बाय r2, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो ये और ये हो जाएगा कैंसल। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दिया, 1 और 2 को ऐड कर दिया तो रिमेंबर ये हो गया कैंसल। क्या हो गया, कैंसल। तो क्या बचा, mu1 बाय v माइनस mu1 बाय u इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 बाय r1 प्लस mu1 माइनस mu2 बाय r2। अब तुमने इसमें से mu1 कॉमन निकाल लिया, 1 बाय v माइनस 1 बाय u, और यहाँ पे काम करो mu2 माइनस mu1 बाय r1, यहाँ से नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लो तो mu2 माइनस mu1 बाय r2। तो mu1 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 कॉमन आ गया 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इस mu1 को शिफ्ट कर दो तो यू हैव 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 बाय mu1, मतलब mu2 बाय mu1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये भी लेंस मेकर इक्वेशन ही है, लेकिन हम लोग ना क्या करते हैं, देखो नॉर्मली एज आई टोल्ड यू, नॉर्मली लेंस कब यूज करते हैं, जैसे भी मैंने भी लेंस यूज किया, आप में से बहुत लोगों ने चश्मा पहना है मतलब लेंस यूज किया, एंड मोस्ट ऑफ यू हैव नेगेटिव पावर, मतलब दूर का नहीं दिखता, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, दूर है। और ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे। तो इमेज डिस्टेंस कितना है, f, फोकल लेंथ, सही है, पक्का श्योर। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 बाय f माइनस 1 बाय इंफिनिटी इक्वल्स टू mu2 बाय mu1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। व्हाट इज 1 बाय इंफिनिटी, 0। तो 1 बाय f इक्वल्स टू mu2 बाय mu1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये आ गया आपका लेंस मेकर इक्वेशन। तो लेंस मेकर इक्वेशन में यू फाइंड आउट पावर, बोला कि पावर कैसे, 1 अपॉन फोकल लेंथ ही पावर होता है। फोकल लेंथ इज द रेसिप्रोकल, सॉरी पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, याद है क्या, वो बेसिक डेफिनेशन में लिख के दिया था मैंने, राइट। और इसलिए बोला कि लेंस मेकर इक्वेशन, जो लेंस बनाता है वो तुमसे पावर ही तो पूछता है, कितने पावर का चश्मा चाहिए। तो 1 अपॉन एफ मतलब क्या है, पावर है। तो 1 अपॉन एफ इज mu2 बाय mu1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे तो डू यू सी राइट हैंड साइड आर सेम, यस, तो लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी सेम। इसका मतलब यू गेट 1 बाय f इक्वल्स टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। ये हो गया लेंस फॉर्मूला। क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला, वेरी गुड। और जनरली
हम जब लेंस यूज करते हैं तो सराउंडिंग मीडियम एयर होता है, मतलब म्यू1 की वैल्यू 1 होती है। म्यू1 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या आएगा उस केस में? म्यू2 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। गुड, हो गया लेंस मेकर इक्वेशन, पक्का। और जितने भी टॉपिक मैं हर दिन यहाँ लेता हूँ उतने सारे टॉपिक आपको घर पे जाके रिवाइज करने चाहिए। नहीं करोगे उसके अगले दिन का कुछ ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, तो यू हैव टू रिवाइज ऑफ कोर्स। तो वापस टेकिंग यू बैक टू दिस ट्री डायग्राम। तो अब हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन के पार्ट में लेंस तक का थ्योरी खत्म कर लिया। नाउ विल मूव टू प्रिज्म थ्योरी। तो एज पर योर टेक्स्ट बुक और एज पर माय नोट्स अगला टॉपिक होना चाहिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड प्रिज्म। है क्या ऐसा? यस। लेकिन मैं पहले स्टार्ट करूंगा प्रिज्म, फिर डिराइव करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला और बाद में देखेंगे डिस्पर्शन, क्योंकि आई वांट टू हैव अ प्रॉपर लिंक। प्रॉपर लिंक इज पहले प्रिज्म क्या है वो पता होना चाहिए। वैसे प्रिज्म क्या है वो तुमको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू नो व्हाट इज प्रिज्म, लेकिन मैंने आस्क विच आई विल आस्क नाउ व्हाट इज प्रिज्म, नहीं पता होता। प्रिज्म होता है, मुझे भी पता है प्रिज्म होता है। प्रिज्म वो होता है जिसमें से व्हाइट लाइट पास करोगे तो 7 कलर निकलते हैं, जो लाइट का डिस्पर्शन करता है। मुझे पता है कि जब प्रिज्म पे तुम व्हाइट लाइट इंसिडेंट करोगे तो इट डिस्पर्सेस लाइट इनटू 7 कलर्स। बट माय बेसिक क्वेश्चन इज हाउ डू यू डिफाइन व्हाट इज प्रिज्म? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़बड़ गड़बड़ नहीं, नो बड़बड़ एंड नो गड़बड़। वी विल डिफाइन एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रिज्म। सिर्फ ध्यान दो, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है आपको, बाकी सब हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन हियर, ओके। तो प्रिज्म क्या होता है और मैं बताता हूं प्रिज्म क्या होता है। इसको बोलते हैं प्रिज्म, दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म। अब डिफाइन कैसे करोगे? सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश जो तुमको बार बार आते रहेंगे, तो पता होना चाहिए। बताता हूँ क्या, गिव मी दिस नोट्स। जब भी दो सरफेसेस में, ये एक सरफेस है और एक दूसरा सरफेस है, जब भी दो सरफेसेस में कुछ ऐसा एंगल बने उसको बोलते हैं वेज शेप्ड। क्या बोलते हैं? वेज, WEDGE, वेज शेप। क्या बोलते हैं? तो प्रिज्म में दिख रहा है क्या? दो सरफेसेस में एंगल बन रहा है कुछ, तो प्रिज्म क्या है? वेज शेप है। सो प्रिज्म इज अ वेज शेप्ड ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट ब्लॉक, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए तो लाइट पास होता है उसमें से, राइट? बराबर। हैविंग 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर प्लेन्स। ये वेज शेप है क्या? यस। ये ट्रांसपेरेंट है क्या? यस। ये ट्रायंगुलर है क्या? यस। इसके पास 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर प्लेन्स है क्या? यस। तो हो गया डिफाइन। प्रिज्म is a wedge shaped triangular transparent block having 3 rectangular and 2 triangular planes बराबर। तो अगली बार से मैंने पूछा ना, किसी ने पूछा व्हाट इज प्रिज्म, तो उसको बताओ प्रिज्म क्या है। प्रिज्म इज अ वेज शेप्ड triangular transparent block having 3 rectangular and 2 triangular planes, या फिर surfaces। planes मतलब surfaces, right? अब it is a part of, prism is a part of a transparent medium which is bounded on the 2 sides by 2 plane surfaces। तो अगर देख रहा होगा ये एक प्लेन सरफेस है, दूसरा प्लेन सरफेस है, और इन दो प्लेन सरफेस को बोलते हो रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग। अब रिफ्रैक्टिंग क्यों बोलते हैं? देखो बेसिकली पहली बात तो रिफ्रैक्टिंग मतलब जो रिफ्रैक्शन करेगा वो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कौन? जो रिफ्लेक्शन करेगा। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब कौन? जो रिफ्रैक्शन करेगा। अब मैं जब बोल रहा हूँ कि ये और ये दोनों कौन है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब इट शुड बी लॉजिकली वेरी क्लियर कि लाइट अगर एक साइड से एंटर हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ, तो इस साइड से एग्जिट करेगा, या तो अदर वे राउंड। तो यही दो सरफेस हम लोग यूज करते हैं रिफ्रैक्शन के लिए। लाइट या तो यहां से एंटर करेगा, यहां से एंटर किया तो यहां से बाहर जाएगा, या तो उल्टा यहां से एंटर करेगा और यहां से बाहर जाएगा। मतलब यही दो सरफेस है जो इन रियलिटी रिफ्रैक्शन करने वाले हैं, इसलिए इसको क्या बोला है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हम लाइट को यहां से इंसिडेंट नहीं करते, हम लाइट को ट्रायंगुलर फेस पे भी इंसिडेंट नहीं करते, हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं ओनली ऑन रेक्टेंगुलर सरफेस, राइट। और एक साइड से इंसिडेंट होगा तो दूसरी साइड से एमर्ज होगा, दूसरी साइड से इंसिडेंट हो तो पहले साइड से एमर्ज होगा। अब याद रखना, क्योंकि इसके बाद के सारे डायग्राम्स में ये सब चीज अज्यूम होगा कि तुमको पता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है। टोटल 3 रेक्टेंगुलर में से 2 ही सरफेस को मैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोल रहा हूँ, क्योंकि वो 2 ही सरफेस इन रियलिटी हमारे यूज में आते हैं, बाकी सरफेसेस यूज नहीं करते हम। पक्का? श्योर श्योर 100%। तो इट इज अ पार्ट ऑफ transparent medium. Prism is a part of transparent medium, bounded on two sides by two refracting surfaces. तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों कौन है? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। कौन है? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। गिव मी सम बुक विथ अ हार्ड कवर। चलो ठीक है, हार्ड कवर, गुड। हार्ड कवर, दिस वन, गुड। तो अभी ध्यान दें यहाँ पे, this is prism, looks like a prism, it is not transparent, but imagine it is transparent. 1, 2 and 3 these are rectangular, 1 and 2 these are triangular. लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुआ तो यहाँ से एमर्ज होगा, यहाँ से इंसिडेंट तो यहाँ से एमर्ज होगा। तो ये दो कौन है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इफ यू नोटिस, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस लाइन पे मीट हो रहे हैं, दिस लाइन, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, द लाइन along with the two refracting surfaces meet is called as refracting edge. क्या बोलते हैं? तो ये वाला जो लाइन है ये हो गया रिफ्रैक्टिंग एज। क्या हो गया ये? रिफ्रैक्टिंग एज। तो द लाइन along which two refracting surfaces meet, is known as refracting edge, of prism. यहाँ तक क्लियर? पक्का? नाउ इफ यू सी, ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थे, इन दोनों में एक एंगल भी बना क्या एंगल? इसको बोलते हो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? या तो सिंपल भाषा में एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। और नॉर्मली इस एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग हमेशा किस डिनोट करेंगे? ए। किस डिनोट करेंगे? ए। तो जब भी मैंने बोला एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब कौन? ए। सो द एंगल बिटवीन two refracting surfaces is known as refracting angle of prism, या फिर सिंपल भाषा में एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? देन इफ यू सी ये जो रिफ्रैक्टिंग एज था, इसके अपोजिट साइड पे भी एक सरफेस है, उसको बोलते हो बेस ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं उसको? बेस ऑफ प्रिज्म, राइट। तो ये जो रिफ्रैक्टिंग एज को अपोजिट, मतलब ये वाला, ये कौन है? बेस ऑफ प्रिज्म। सो द साइड अपोजिट टू रिफ्रैक्टिंग
refracting edge is known as base of prism. Is known as base of prism. Last thing, there is something called as principal section. अभी principal section के लिए थोड़ा imagination और बढ़ाना पड़ेगा. तो you have to imagine दो टाइप के सेक्शंस होते हैं. एक होता है longitudinal section और एक होता है perpendicular section, transverse section. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन वो होता है जब किसी भी चीज को तुम अलोंग द लेंथ काट रहे हो, उसके लेंथ के पैरेलल काट रहे हो, उसको बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राइट. तो इफ यू ईट पपाया, पपीता, तो नॉर्मली उसके लेंथ के अलोंग ही काटते हैं. तो कौन सा सेक्शन है? लॉन्गिट्यूडनल. कभी कभी जो नया होता है उसको पता नहीं होता काटना कैसे है, वो ऐसा काट देता है. परपेंडिकुलर टू द लेंथ, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ट्रांसवर्स सेक्शन. तो प्रिज्म को अगर मैं परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज काट रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज, तो क्या दिखेगा? ट्रायंगल. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन. क्या बोलता है? क्या बोलता है? और अगर अलोंग द लेंथ काटा होता तो ऐसा दिखता. क्या दिखता? रेक्टेंगल. क्या दिखता? तो वैसा कट करना ही नहीं. कैसा कट करना? परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग एज, परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग एज. तो क्या दिखेगा? ट्रायंगल. क्या दिखेगा? उसको क्या बोलोगे? प्रिंसिपल सेक्शन. सो अ सेक्शन ऑफ द प्रिज्म which is perpendicular to refracting edge is called as principal section. A section of prism, a section of prism which is perpendicular to the refracting edge, to the refracting edge. Refracting edge is known as, क्या बोलोगे इसको? कौन सा सेक्शन? is known as principal section of prism. is known as principal section of prism. याद रहेगा? पक्का पक्का याद रहेगा? अच्छा, अब ये सब प्रिंसिपल सेक्शन हमने डिफाइन क्यों किया, उसका भी एक रीजन है. जब आप डायग्राम्स ड्रॉ करोगे तो पूरा का पूरा प्रिज्म ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं होती है. तो हम लोग ऐसा पूरा प्रिज्म नहीं ड्रॉ करते. तो इसके आगे जब भी मैं प्रिज्म ड्रॉ करूंगा तो रिमेंबर, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल सेक्शन दिखाने वाला हूं. आई विल शो ओनली अ ट्राइंगल, आई विल नॉट शो द कंप्लीट प्रिज्म, ओनली अ ट्राइंगल. नाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि ये जो दो साइड्स है, वैसे नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, एंड ऑल्सो हियर ऑनवर्ड्स प्रिंसिपल सेक्शन को मैं ए बी सी ही बोलने वाला हूँ. तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ए बी एंड ए सी आर रिफ्रैक्टिंग surfaces. You should know that A is angle of prism या फिर refracting angle of prism. You should know that BC is base of prism and ABC is principal section of prism. तो इसके बाद से पूरा प्रिज्म कहीं पे भी ड्रॉ नहीं होने वाला है. I will just draw principal section. बराबर? करेक्ट. और लाइट इंसिडेंट अगर AB से हुआ तो वो एमर्ज होगा AC से, अगर वो AC से इंसिडेंट हुआ तो वो एमर्ज होगा AB से. इसका मतलब लाइट मीडियम चेंज करेगा सिर्फ AB पे या फिर सिर्फ AC पे. इसका मतलब तुम स्नेल्स लॉ भी अप्लाई करोगे सिर्फ AB पे या सिर्फ AC पे, बाकी कहीं नहीं. गुड? पक्का? अब द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट वी शुड डू फर्स्ट इज प्रिज्म फॉर्मूला. तो भी ध्यान देना, दिस रियली इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट. मुझे पता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट दिया है आपको सिक्वेंशली, लेकिन मैंने बोला ना आई विल कीप द सीक्वेंस विच इज गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स. तो सिक्वेंशली स्पीकिंग एक्चुअली प्रिज्म फॉर्मूला पहले डिराइव करना चाहिए. सबका ध्यान यहाँ पे नोट्स बंद. नो वन विल लुक इनटू नोट्स नाउ. बंद, बिल्कुल बंद. हर एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एज आई टोल्ड यू देयर आर सर्टन स्टेप्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हाउ यू रिमेंबर डेरिवेशन. वो रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस मैंने बताया था आपको कि क्या क्या याद रखना है. ट्रायंगल COD, ट्रायंगल CID. वैसा ही प्रिज्म फॉर्मूला का डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये एक डेरिवेशन समझा तुमको, अगले 25 मिनट समझा, तुम्हारे प्रिज्म के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. नहीं समझा तो एक भी सॉल्व नहीं होगा. गुड? तो अब ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिज्म फॉर्मूला क्या है मैं आखिरी में बताऊंगा.
but you should know AB and AC are refracting surfaces. A is angle of prism, BC is base of prism. We have a light ray PQ which is incident on the surface AB. कौन सरफेस पे? AB. गुड. अब एक काम करते हैं, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये जो रे PQ है ये कैसे जाता? सीधा. कैसे जाता? सीधा. तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन है. उसको सिर्फ ड्रॉ करके रख दिया. लेकिन प्रिज्म तो है, और प्रिज्म अगर है तो लाइट बेंड होगा, क्योंकि लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू टेंसर एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. तो पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हो गया नॉर्मल. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर दिखना चाहिए सरफेस को. यस, तो दिस इज नॉर्मल. इसको कुछ नाम भी दे देंगे. आई विल गिव इट सम नेम आल्सो. तो जो नॉर्मल ड्रॉ किया ना मैंने, इसको कुछ नाम दे देता हूँ. इसको बोल देता हूँ एम. लेट अस से सम नेम MD. चलो ठीक है, MD. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप द नेम सेम एज पर द नोट्स. गुड. और मैं साथ में एक लिस्ट भी बना दूंगा, बनाते जाएंगे. चलो, बेटर ऑफ. यहाँ पे अब तक हमने क्या क्या यूज किया? एक था ABC. वो कौन है? प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म. उसके बाद ए क्या था? एंगल ऑफ प्रिज्म. रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म. उसके बाद AB एंड AC ये कौन है? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. उसके बाद ये जो PQ था ये कौन था? ये था इंसिडेंट रे. कौन था? इंसिडेंट रे. और जिस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ वहां पे जो तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो कौन है? MD. तो परपेंडिकुलर एट विच सरफेस? एट सरफेस AB. पक्का? गुड. क्लियर. अब बिकॉज light is traveling from rarer to denser, it bends towards normal. ये नॉर्मल था, ये सीधा है. टूवर्ड्स मतलब इधर है, अवे मतलब उधर है. तो ये यहाँ आया कि नहीं? नॉर्मल के पास आया कि नहीं? अगर नहीं होता प्रिज्म तो सीधा जाता ना सीधा. प्रिज्म नहीं होता तो, प्रिज्म है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. याद रखना. गुड. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी डबल रिफ्रैक्शन होगा. अब लाइट जा रहा है प्रिज्म के अंदर से प्रिज्म के बाहर. नाउ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो पहले नॉर्मल तो ड्रॉ कर लो. तो नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. जस्ट अ मिनट. ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट. तो यहाँ कर लिया नॉर्मल ड्रॉ. इसको कुछ नाम दे देंगे. ND, सम नेम ND. और जो ओरिजिनल डायरेक्शन था उसको भी नाम दे देते. PP डैश. गुड. बराबर. तो जो रिफ्रैक्टेड बीम है इसको भी कुछ नाम दे देंगे. QR. पक्का. नाउ एट द सेकेंड सरफेस AC, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम? डेंसर टू रेयर. इट बेंड्स अवे फ्रॉम. ये टूवर्ड्स हो जाता, ये अवे है, अवे फ्रॉम नॉर्मल. इसको भी नाम देते हैं RS. सही है. तो अब तक हमने क्या क्या यूज किया वो सब नाम दे देते हैं. तो नाम दे देते हैं. नाम. व्हाट इज PQ? इंसिडेंट रे. व्हाट इज QR? रिफ्रैक्टेड रे. कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे. व्हाट इज RS? एमर्जेंट रे. एमर्जेंट, बाहर जाने वाला. कौन है बाहर जाने वाला? एमर्जेंट रे. और हम सबको बाहर जाना है. हाँ, 10-15 मिनट में जाओगे, डोंट वरी. तो एनीवेज, पक्का. गुड. डिफिकल्ट जॉब है हमारा. पढ़ाना इज नॉट वेरी सिंपल थिंग. तुमको एंगेज करना पड़ता है, तुमको जगाना पड़ता है, तुमको हंसाना पड़ता है, बहुत बार रुलाना पड़ता है. ध्यान दो. गुड. बहुत इजी लगता है. बीइंग अ टीचर इज नॉट वेरी सिंपल. इसलिए मैं खुद को टीचर मानता ही नहीं. मैं बोलता यार चलो आओ, तुमको सीखना है, आई विल टीच यू. कोई बात नहीं. अभी आ जाओ यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे दो. अब इमेजिन लाइट उल्टा आ रहा होता तो इंसिडेंट रे क्या बन जाता? SR. ठीक. अब इस SR को भी मैं ऐसा इमेजिन करता हूं कि अगर सर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट कैसा जाता? ऐसा जाता ना, स्ट्रेट.
इंसिडेंट डायरेक्शन PP डैश, तो एमर्जेंट डायरेक्शन SS डैश। ये जो इंसिडेंट डायरेक्शन है और जो एमर्जेंट डायरेक्शन है, मैंने बताया था आपको, ओरिजिनल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो? उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे इंसिडेंट डायरेक्शन और एमर्जेंट डायरेक्शन में जो एंगल बना वो भी कौन है? एंगल ऑफ डेविएशन। कौन है? एंगल ऑफ, इसको कुछ नाम दे देते हैं ई, ठीक, उस पॉइंट को। व्हाट इज डेल्टा? एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज डेल्टा? एंगल ऑफ डेविएशन। पक्का? अब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, सो एंगल PQM इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, वो आपको पता है, ठीक। देन ध्यान सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, AB सरफेस पे पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ तो ये R1 है, रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 एट द फर्स्ट सरफेस, ये पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ। और AC सरफेस पे दूसरी बार हुआ तो ये कौन है? R2 है। और यहां से लाइट बाहर गया तो ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है। कौन है? एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो एंगल RQD या तो DQR, एंगल DQR ये है R1, DQR, और DRQ R2, राइट। और एंगल SRN ये कौन है? एंगल ऑफ एमर्जेंस E। पक्का? पक्का। और एंगल ऑफ डेविएशन तो बता ही दिया मैंने, P'(E'(R) या फिर P'(E'(S), ये एंगल ऑफ डेविएशन है। पक्का याद रहेगा? गुड। पिक्चर अभी बाकी है, अब तो सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुई है। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। अब ये जो प्रिज्म फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, इसके भी 4 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 4। एक्चुअली 3 ही है, चौथा बाद में बताऊंगा। 3 ही है। अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल। याद रखना, अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल, अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल। भूलना नहीं, 3 ही स्टेप्स है, चौथा बाद में देखेंगे। अपर ट्राइंगल, ट्राइंगल QER, लोअर ट्राइंगल QDR, क्वाड्रिलैटरल QDRA, E नहीं, QDRA, राइट। तो पहले अपर ट्राइंगल से हमको कुछ एक इक्वेशन मिलेगा, फिर लोअर ट्राइंगल से एक इक्वेशन मिलेगा, फिर क्वाड्रिलैटरल से एक इक्वेशन मिलेगा। ये सब यूज करके एक नया इक्वेशन मिलेगा। तो याद रखना, आप अपर ट्राइंगल यूज करने से पहले, इफ दिस इज I, दिस इज I, क्यों? Vertically opposite. If this total is I, how much is this? I minus R1. Very good. If this is E, this is also E. If that is E, this is E minus R2. अब याद रखो। Now let us derive simply, not difficult. So from triangle, upper triangle, कौन सा upper triangle? QER. Do you see delta is exterior angle of this triangle? And do you remember exterior angle is a sum of remote interior angles? तो इसका मतलब डेल्टा इक्वल्स टू I minus R1 plus E minus R2। तो डेल्टा इक्वल्स टू I plus E, माइनस साइन कॉमन निकाल ली तो R1 plus R2, इक्वेशन नंबर 1। शुरुआत हो गई इक्वेशंस की। 9-10 इक्वेशन आएंगे, और कितने इक्वेशंस कहाँ कहाँ यूज करने ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया अपर ट्राइंगल। अभी लोअर ट्राइंगल। फ्रॉम ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल कौन था? QDR। यू नो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो लोअर ट्राइंगल से हम लोग यूज करने वाले हैं R1 प्लस एंगल D प्लस R2 इक्वल्स टू 180। तो R1 प्लस R2 इज 180 माइनस D, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्वाड्रिलैटरल। फ्रॉम क्वाड्रिलैटरल था QDRA। यू नो व्हाट इज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल? 180। व्हाट इज D plus A?
180. So D plus A equals to how much? 180. So therefore D equals to how much? 180 minus A. Equation number 3. अभी इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट? पक्का? तो फ्रॉम 2 and 3, from 2 and 3 you have R1 plus R2 equals to 180 minus D, मतलब 180 minus 180 plus A. तो R1 plus R2 कितना आ गया? A. इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. सो therefore फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 4 क्या था? डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 मतलब माइनस A. तो एक काम करते हैं, A को इधर लाते हैं, तो यू हैव I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा. इक्वेशन नंबर 5. सही है. ये पहले 5 इक्वेशन ये प्रिज्म के जनरल इक्वेशन है, किसी भी टाइप के प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल है. रिमेंबर पहले 5, इसके आगे आने वाले नहीं, आगे आने वाले स्पेशल केसेस है. तो ये पहले 5 इक्वेशन, और नोट्स में मैंने पहले 5 ऐसे कैसे लिख के दिए हैं. तो ये पहले 5 इक्वेशन, प्रिज्म वर्ड भी सुन लिया तो ये 5 के 5 इक्वेशन यू कैन अप्लाई. उसमें से 5 तो यूज होते नहीं है, पहला यूज होता है, दूसरा यूज होता है और 5वां यूज होता है. बराबर. तो फर्स्ट 5 इक्वेशंस आर एप्लीकेबल टू एनी प्रिज्म इन जनरल, एनी प्रिज्म इन अंडर एनी कंडीशन. अब एक स्पेशल कंडीशन है जिसको बोलते हो मिनिमम डेविएशन. क्या बोलते हैं? स्टेट बोर्ड में सिर्फ मिनिमम डेविएशन है और जेई नीट में मैक्सिमम डेविएशन भी है. तो जेई नीट में मैं बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, लेकिन फिलहाल तुमको बनाना चाहिए मिनिमम डेविएशन. बराबर. अब इफ यू पे अटेंशन केयरफुली, ऐसा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिसाइड करेगा एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन आर रिलेटेड टू ईच अदर. अब एक्सपेरिमेंटली मतलब इसके बाद हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आया वो कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंट से. कहाँ से आया? तो हम लोग करते क्या है, हम लोग ना एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अलग अलग रख के देखते हैं और हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू मेजर करते हैं. तो व्हाट वी डू इज, यहाँ ध्यान दोगे तो सब समझेगा. व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर? 0, क्योंकि डायरेक्शन इज नॉर्मल. मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, यहाँ तक जा सकता हूँ. मतलब आई कैन हैव एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम 0 to 90. 0 to ये 0 था, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस. क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस. क्या बोलते हैं? जब टच करके गया तो ग्रेजिंग, जब परपेंडिकुलर आया तो नॉर्मल. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं बढ़ाते जा रहा हूँ और हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मैं डेल्टा की वैल्यू, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मेजर कर रहा हूँ. और मेरे पास जो भी डेटा आया उसको मैंने एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया और वो ग्राफ मुझे ऐसा दिखा. अब ऐसा दिखा, इसमें से फिजिक्स क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि जैसे जैसे, याद रखना, ग्राफ लेफ्ट से राइट जाना मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ना. यहाँ पे एक्स एक्सिस कौन है? आई. ग्राफ ऊपर से नीचे आना मतलब वाई की वैल्यू कम होना और नीचे से ऊपर जाना मतलब बढ़ना. यहाँ पे वाई कौन है? डेल्टा. तो यू कैन सी विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन इनिशियली डिक्रीजेस. जैसे आई बढ़ा रहा हूँ, डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है? कम. सो विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन इनिशियली डिक्रीजेस. एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, ग्राफ राइट में जा रहा है और नीचे भी आ रहा है. तो आई की वैल्यू बढ़ रही है तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है? कम. क्या हो रही है? राइट. इट रीचेस अ मिनिमम वैल्यू. तो एंगल ऑफ डेविएशन की एक वैल्यू हो गई मिनिमम. आफ्टर विच उसके बाद विथ फर्दर इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन also increases. So with increase in angle of incidence, angle of deviation initially decreases, it reaches a minimum value and then again increases.
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जब तुम बढ़ाते जा रहे थे 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन कम होते जा रहा था। और एक वैल्यू आई जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम। क्या हो गई, इसलिए बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन। उसके बाद वापस क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो तो डेविएशन की वैल्यू भी बढ़ रही है। क्या हो रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे पता है क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। और जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की, मैं पहले से ही मैं मिनिमम डेविएशन का ही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये मिनिमम डेविएशन का ही डायग्राम है। जानबूझ के मैंने क्यूआर को बीसी को पैरेलल दिखाया है। क्या क्यूआर और बीसी पैरेलल? यस। तो एट मिनिमम डेविएशन होता क्या है, एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम। सबसे पहले होता ये है, जो रे है क्यू आर, ये पैरेलल बन जाता है किसको, बेस को। बेस कौन है, बीसी। और ये तब पॉसिबल है जब R1 और R2 की वैल्यू क्या हो, सेम। R1 और R2 की वैल्यू क्या हो, सेम। और अगर R1 और R2 की वैल्यू सेम है तो I और E की वैल्यू भी क्या होती है, सेम। तो ये वाले कंडीशंस तुम हर बार नहीं यूज कर सकते हो। कब यूज कर सकते हो, जब ये वर्ड यूज किया हो। कौन सा वर्ड यूज किया हो, मिनिमम डेविएशन। इसलिए मैंने बोला इक्वेशन 5 तक तुम फ्री हो, जहां जो यूज करना है कर लो प्रिज्म के लिए। इक्वेशन 5 के बाद मिनिमम डेविएशन ये वर्ड यूज होगा तो ही अगले इक्वेशन यूज होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। राइट, मैं तो पढ़ा फिर याद आ गया और लिख दिए, ऐसा नहीं चलता। तो मिनिमम डेविएशन में I इक्वल टू ई, R1 इक्वल टू R2। अब अगर मैं ये सारे वैल्यूज किस में सब्स्टिट्यूट करूँ, यू सी आई हैड अ इक्वेशन व्हिच वाज टेलिंग मी R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। मैंने बोला ना R1 और R2 की वैल्यू क्या है, सेम है। क्या बोल दिया उसको, R। और मेरे पास R1 प्लस R2 क्या था, A था। तो R प्लस R कितना हो गया, A। तो 2R कितना हो गया, A। तो R कितना हो गया, A/2। बराबर, पक्का। इक्वेशन नंबर 6। Then also I had one more equation, if you remember, I had I plus E equals to A plus delta। लेकिन I और E की वैल्यू क्या है, I plus I इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा M। तो डेल्टा M, क्योंकि ये डेल्टा M पे ही तो हुआ, क्या हुआ, I इक्वल्स टू E हुआ। तो I प्लस I इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा M। तो 2I इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा M। तो I इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा M/2। सही है, इक्वेशन नंबर 7। बराबर। अब आपके नोट्स में इसके आगे का प्रिंट नहीं हुआ बाय मिस्टेक, तो मैं टाइम दूंगा, वो अभी नहीं खोलना नोट्स। आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, जहां पे भी रिफ्रैक्शन वर्ड भी तुमने सुन लिया, कौन सा, अब तुम्हारी मर्जी है, तुमको ए बी सरफेस पे स्नेल लगाना है या तुमको ए सी पे स्नेल लगाना है, इट इज अप टू यू। क्योंकि वैसे भी ए बी पे लगाओगे तो आई एंगल यूज करोगे और ए सी पे लगाओगे तो ई, लेकिन आई और ई तो सेम है ना। और ए बी पे लगाओगे तो R1 यूज करोगे और ए सी पे R2, लेकिन वो भी सेम है। एक काम करते हैं, ये जो प्रिज्म है ना, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को μ2 बोल देते हैं और इसको म्यू बोल देते हैं। और जो सराउंडिंग मीडियम है उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को μ1, और फिलहाल मैं मान लेता हूँ वो एयर है, तो कितना आ गया 1। और अब मैं ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई स्नेल्स लॉ at surface AB. What is Snell's law? μ1 sine of angle in medium 1, which is I. μ2 sine of angle in medium 2. medium 2 में एंगल कितना था, तो μ1 sin I इक्वल टू μ2 R1। सही है, लेकिन μ1 की वैल्यू तुमने कितनी ली है 1, और μ2 को क्या बोला है म्यू, तो क्या आ गया, μ1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, μ2 की वैल्यू क्या हो गई म्यू साइन R1। तो म्यू क्या आ गया, म्यू साइन I बाय साइन R1। लेकिन साइन I, व्हाट इज I, अभी तो फाइंड किया, व्हाट इज I, A प्लस डेल्टा M/2। और R1, व्हाट इज R1, अरे R1 इक्वल टू, लेकिन R क्या है, हाँ, तो R1 और R2 की वैल्यू क्या है,
क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू R थी, तो इसका मतलब दिस इज a/2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, a/2। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये है आपका प्रिज्म फॉर्मूला। क्या है ये, प्रिज्म फॉर्मूला। ओके गुड। तो इतना पार्ट सिर्फ आपके नोट्स में मिसिंग है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।